रहीम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एडवर्ड्स मशीन। टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो वो आपसे जस्ट एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन मांग सकते हैं या तो वो आपसे जस्ट टेंशन की कैलकुलेशन मांग सकते हैं। 5 नंबर का ये सवाल आपके पास आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए बेटे, इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है ताकि फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है आपके पास? सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये सारी टर्मिनोलॉजीज इस टॉपिक में यूज हुई हैं, इसलिए पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ आपको। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है? देखिए बेटे कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि a=v डिवाइडेड बाय t, लेकिन हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है और टाइम भी तो चेंज हो रहा होता है। लेट्स से एक गाड़ी है और इनिशियल 5 सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मोशन की, फिर फाइनल 10 सेकंड में उसने 20 मीटर पर सेकंड के साथ वेलोसिटी के साथ उसने मोशन की। अब अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछे तो सबसे पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, 20 माइनस 10 से आपके पास 10 आ जाएगा। फिर आप चेंज इन टाइम निकालोगे, 10 माइनस 5 से आपके पास 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का वर्ड हमेशा टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। a=del v/del t और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी है टेंशन। बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा गेम इस टेंशन का है एडवर्ड मशीन के टॉपिक में। टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पुली या फिर स्ट्रिंग में एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है? फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से आपने मास अटैच कर दिया। जब आप स्ट्रिंग से मास अटैच कर देते हैं तो इसका वेट कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब इस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर एक और फोर्स एक्सर्ट करती है जो कि इन मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होती है इस डाउनवर्ड फोर्स के। अगर डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन है तो अपवर्ड फोर्स भी 10 न्यूटन होगा ताकि ये मास बैलेंस रह सके इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है जो कि इस मास को बैलेंस करता है, इस अपवर्ड फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है, ये कभी भी पुशिंग नहीं होता। ये देखिए बेटे, ये मास है और ये मास को ऊपर की तरफ खींचता है। तो अब अगर ये अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ये पुलिंग फोर्स है, ये पुशिंग फोर्स कभी नहीं होती। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होती है। सो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, केबल और रोप व्हेन पुल्ड टाइट बाय अ फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट एंड से जो फोर्स लगती है वो क्या है? आपका वेट है। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट होती है और उस पुलिंग फोर्स को हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहते हैं। किसी केबल में भी हो सकता है या किसी रस्सी में भी ये टेंशन हो सकती है, लेकिन चूंकि हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको टेंशन इन अ स्ट्रिंग का नाम दिया। एक और चीज आपके पास आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटे? कि इट इज द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचो या तो आप ऑब्जेक्ट को खुद से दूर करो। जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हो इसको हम पुलिंग कहते हैं, और जब आप ऑब्जेक्ट को खुद से दूर करते हो यानी आप एक बॉक्स को धक्का दो तो इसको हम पुश कहते हैं।
तो जो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट के केस में आप जो एग्जर्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो फोर्स है। उस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट या तो आपसे दूर जाता है या तो आपके करीब आता है। जैसा कि ये एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली के ऊपर एक बॉक्स है और ये बंदा इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। इसके पुल के नतीजे में ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हो जाएगा। फोर्स क्या होता है कि इट इज पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma। लास्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास मोशन। मोशन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कैप यहाँ रख दिया, इज इट इन द स्टेट ऑफ मोशन? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे उन ऑब्जेक्ट्स को हम मोशन में कहते हैं या कहते हैं कि वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में है। टर्मिनोलॉजीज आपने सीख ली, अब जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। एडवर्ड मशीन एक ऐसा मशीन है या एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपके पास कौन से थे? देखिए बेटे, जो न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इन न्यूटन लॉज को हम लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो एडवर्ड मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम किस चीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इन ऑर्डर टू स्टडी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आप कह सकते हो कि वेरीफाई करने के लिए हम एडवर्ड मशीन को स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय एडवर्ड मशीन? अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्सेस इज नोन एज एन एडवर्ड मशीन। ठीक है, एक ऐसी मशीन जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज को स्टडी करने के लिए या उनको वेरीफाई करने के लिए हम जो मशीन या जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम एडवर्ड मशीन कहते हैं। एडवर्ड मशीन की जरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर जाएंगे इसकी वर्किंग की तरफ। देखिए बेटे, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है कि ये आपके पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है और इस फिक्स सपोर्ट के साथ आपने एक पुली अटैच कर दी है और इस पुली की दोनों साइड पे हमने कुछ ना कुछ मासेस अटैच कर दिए हैं। इस मास को मैंने M1 का नाम दे दिया, इस मास को मैंने M2 का नाम दे दिया। अब बेटे, यहाँ से आपने देखा कि मास का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है। तो मैंने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यहाँ शो कर दी। अब जैसा कि ये ऑब्जेक्ट M1 है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि इस पे लगने वाली टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये M2 ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि इस पे लगने वाली टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब चूंकि हम M1 की बात कर रहे हैं तो फॉर M1 तो मास क्या हो जाएगा? M1g हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं M2 की बात करूं तो उसके वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2 बन जाएगा। सो W इक्वल्स टू M1g एंड W इक्वल्स टू M2g। दोनों के केसेस में जो ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में है? ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या होगी? दोनों के केस में डाउनवर्ड होगी, यानी वेट भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है। जबकि टेंशन किस डायरेक्शन में है? टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बेटे, हम एक केस एज्यूम कर लेते हैं कि M1 का मास ग्रेटर है M2 के मास से। अगर M1 का मास ग्रेटर है M2 के मास से तो उस केस में ये जो M1 वाला है ये डाउनवर्ड चला जाएगा और M2 वाला अपवर्ड चला जाएगा। नॉर्मल तराजू जो होता है उस तराजू में क्या होता है कि जहाँ पे वेट आप ज़्यादा रख दो या मास ज़्यादा हो जाए वो चीज़ नीचे चली जाती है, जबकि दूसरा वाला ऊपर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला M1 है और ये M2 है। मैंने बोला M1 का मास ज़्यादा है और M2 का मास कम है, तो चूंकि M1 का मास ज़्यादा है तो M1 नीचे की तरफ चला जाएगा और M2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो M2 moves upward and M1 moves downward। अब बेटे,
ये आपके पास हो गया कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन के बेस पे अब हम एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे और टेंशन को डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू masses attached to a string and a pulley on which both masses hang। ये पुली है, इसके ऊपर आपने इस स्ट्रिंग को डाल दिया और दोनों मासेस को आपने इस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 और एक ऑब्जेक्ट का मास m2। टू मेक कैलकुलेशन इजी we assume the string has no mass, pulley is frictionless, string does not stretch, both masses has same magnitude of acceleration। अब बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन ये करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो हमने स्ट्रिंग ली है ये मासलेस स्ट्रिंग है और ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि स्ट्रेच नहीं होती, ठीक है, इसमें स्ट्रेचिंग पावर नहीं है। दूसरा हमने क्या किया कि हमने बोला कि इस स्ट्रिंग का मास नहीं है। ये दो एजम्पशन हमने क्यों लिए? अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग का मास नहीं है और वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो उस केस में फिर दोनों साइड पे लगने वाली जो टेंशन होगी वो सेम होगी। कह सकते हैं कि टेंशन इज सेम एवरीवेयर। लेकिन अगर मास सेम ना होता या फिर अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ना होती तो तब आपकी टेंशन फिर सेम ना रहती। मजीद हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि जो दोनों के केसेस में जो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो दोनों के दोनों सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहे हैं। ये कुछ एजम्पशन हमने ली ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सके। अब बेटे हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि m1 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं और m2 पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तभी हम उनको इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर सकेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मास, एक आपके पास m1 है और एक आपके पास m2 है। अगर आप m1 को देखें तो इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसकी वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और टेंशन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ m1 टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। सो टू फोर्सेस एक्ट, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। लेकिन बेटे चूंकि आपका ये मास m1 नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो अगर इस मास m1 डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो उस केस में जो आपका नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा कि सिंस m1 मूव्स डाउनवर्ड सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। सबसे पहले नेट फोर्स में क्या क्या आएगा? एक तो टेंशन आएगा, एक तो वेट आएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि टेंशन और वेट को आपस में ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। चूंकि आपका मास m1 डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि वेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस केस में आपका वेट जीत गया क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगी कि जब आप वेट में से टेंशन को माइनस कर दें, जिसको हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। F net equals to weight minus tension। वेट माइनस टेंशन क्यों किया? क्योंकि m1 डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि वेट ज्यादा हो गया है। अब F किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, लेकिन मास m1 है तो m1a इक्वल्स टू वेट किसके बराबर है? m1 के लिए वेट बराबर था m1g के। सो वेट की जगह m1g और टेंशन की जगह हमने t लिख दिया। अगर इस इक्वेशन में से मैं टेंशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो टेंशन इक्वल्स टू m1g, ये यहाँ आएगा तो माइनस m1a। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, आगे जाके इसका इस्तेमाल होगा। के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं? जैसे मास m1 के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, इसी तरह मास m2 के ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो उसका वेट होगा और एक टेंशन फोर्स होगी। सो टू फोर्सेस एक्ट, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। लेकिन अब मेन कंसेप्ट यहाँ क्या है कि चूंकि आपका वो जो मास m2 है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है?
वो अपवर्ड जा रहा है, उसकी अपनी मोशन क्या है, अपवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन क्यों है, क्योंकि इसका मास कम है। तो अगर आपका मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन जीत गई, यानी कि अब आप टेंशन में से वेट को माइनस कर दोगे, क्योंकि टेंशन इस केस में ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू द वेट। तो हम टेंशन में से वेट को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। सो सिंस इट मूव्स अपवर्ड, the net force acting on it is F net बराबर हो जाएगा कि हम टेंशन में से वेट को माइनस करते हैं। F की जगह ma, लेकिन मास m2 है तो m2a, टेंशन की जगह T माइनस m2g। m2g क्यों लिखा, क्योंकि वेट इन केस ऑफ m2 बराबर है m2g के। अगेन यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालते हैं तो ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, वहां जाके प्लस हो जाएगी। तो T इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। इसको आप नाम दे दी इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है। अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनके राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपका इक्वेशन 1 क्या था, m1g माइनस m1a इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। अब आप एक काम करें कि a वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दे, g वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दे, तो आपके पास क्या आएगा, m1a, ये m2a यहाँ पहले से मौजूद है, इस m1a को आप यहाँ भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, m1a प्लस m2a इक्वल्स टू, ये m1g यहाँ पहले से मौजूद है, इस m2g को आप वहां भेज दे तो m1g माइनस m2g। इस साइड पे अगर आप देखें तो दोनों में a कॉमन है, हमने a कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 अंदर रह जाएगा। सिमिलरली दोनों में g कॉमन है तो g को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर रह जाएगा m1 माइनस m2। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देगा इन केस ऑफ यूर एडवर्ड्स मशीन। यानी आपको मास m1 की वैल्यू पता हो, m2 की वैल्यू पता हो, g की वैल्यू 9.8 होती है और आपसे एडवर्ड मशीन की एक्सेलरेशन मांगी जाए तो इस फॉर्मूले में पुटिंग करके आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन इन एडवर्ड मशीन। अब लास्ट टॉपिक रहता है अब एक टॉपिक रहता है इस लेक्चर का जो कि है टेंशन, जिसको हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछले सेक्शंस की दो इक्वेशन को यूज करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि लास्ट सेक्शन में हमने देखी कि T इक्वल्स टू m1g माइनस m1a, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है जो कि हमने लास्ट सेक्शन के अंदर देखी कि T इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में से आपकी मर्जी है कि आप कोई एक इक्वेशन इस्तेमाल करो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। क्या आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करती हूँ जो कि है T इक्वल्स टू m1g माइनस m1a। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देनी है जिसको हमने लास्ट सेक्शन के अंदर कैलकुलेट कर दिया था। एक्सेलरेशन की वैल्यू लास्ट सेक्शन में क्या आई थी कि a इक्वल्स टू g m1 माइनस m2, डिवीजन में क्या था m1 प्लस m2। तो बाकी सारी टर्म सेम रहेगी, जस्ट एक्सेलरेशन की जगह आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, t इक्वल्स टू m1g माइनस m1, उसी तरह a की जगह ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। t इक्वल्स टू, अब देखिए बेटे हम इन दोनों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है और यहाँ डिवीजन में m1 प्लस m2 है तो ये m1 प्लस m2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हम एलसीएम ले रहे हैं तो m1g m1 प्लस m2 माइनस m1g को मैंने साइड पे लिख दिया, m1 माइनस m2 उसी तरह, और डिवीजन में एलसीएम लेने के बाद m1 प्लस m2। अब आप क्वांटिटीज को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m1g m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 इंटू m1 से m1 स्क्वेयर और साथ में g
प्लस m1 m2 और साथ में g, फिर माइनस m1 से m1 स्क्वायर आ जाएगा और साथ में g, माइनस माइनस प्लस m1 m2 इंटू g, डिवीजन में m1 प्लस m2, ये इधर प्लस m1 स्क्वायर g है, ये इधर माइनस m1 स्क्वायर g है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये m1 m2g प्लस m1 m2g, तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2m1 m2g और डिवीजन में m1 प्लस m2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा इन केस ऑफ एडवर्ड मशीन। या फिर कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको मासेस की वैल्यू पता हो, g की वैल्यू आपको पता है कि g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सिंपल इस फॉर्मूले में पुटिंग करके आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवर्ड मशीन किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।